ठीक है, सितंबर महीने का जो जनमन पत्रिका है इसका विश्लेषण शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस बार का जो जनमन पत्रिका का जो थीम है वो क्या है, न्याय की ताकत से। ठीक है, यानी कि ये दो चीज़ पे आपको बता रहा है। एक यहाँ पर क्या बता रहा है, जस्टिस। जस्टिस किस चीज़ का बता रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। जस्टिस यहाँ पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाला जस्टिस नहीं बता रहा है, यहाँ पर जस्टिस बता रहा है किसके लिए, किसानों के लिए। किसानों की जस्टिस की बात कर रहा है कि इनके लिए क्या क्या किया गया है और इनको क्या फ़ायदा मिला है, इस जस्टिस की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक, तो आगे चलते हैं। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, लगभग 2 क्लास लगेगी इस पूरे जनमन पत्रिका को ख़त्म करने में। इसमें हम लोग सिर्फ वही टॉपिक पढ़ेंगे या वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम लेवल से कंपलसरी है। बाकी कुछ इसमें क्या होती है, स्टोरीज़ भी होती है किसी की, जिन्होंने भाई सरकार की योजना के तहत अच्छे से काम किया, उनको जो फ़ायदा मिला उनकी स्टोरी भी है, वो हमारे काम के नहीं। तो हम लोग सिर्फ अपने काम की चीज़ें ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इस महीने का यानी कि समझ लो ये अगस्त का न्यूज़ होगा जो सितंबर में छप रहा है। ठीक है सर, ऐसा समझ लो। तो जुलाई अगस्त के महीने में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है किसमें, पंचायती राज व्यवस्था में। और उन्होंने क्या किया है, छत्तीसगढ़ में पेसा अधिनियम को लागू कर दिया है, पंचायत एक्सटेंशन इन द शेड्यूल एरिया। पंचायत एक्सटेंशन इन द शेड्यूल एरिया। तो देखो भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है, भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो शेड्यूल एरिया के नाम से जाने जाते हैं। जैसे भारत में प्रेजेंट में टोटल 10 अनुसूचित क्षेत्र हैं। याद रखना, भारत में टोटल में कितने अनुसूचित क्षेत्र हैं, 10 अनुसूचित क्षेत्र हैं। नाम लिख रहा हूँ मैं, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, चाहो तो आप भी लिख सकते हो, छत्तीसगढ़, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, ठीक है, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक है, तेलंगाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, झारखंड, ठीक, एक है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये कुछ वो अनुसूचित क्षेत्र हैं। ठीक है, ये वो कुछ अनुसूचित क्षेत्र हैं, ठीक है, जिसको हम शेड्यूल एरिया बोलते हैं। ये शेड्यूल एरिया ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर एक जनजाति मंत्री रहना कंपलसरी। इन 10 राज्यों में जनजाति मंत्री होते हैं राज्य सरकार में कंपलसरी, जैसे हमारे यहाँ भी है जनजाति मंत्री, ठीक है ना। तो इन राज्यों में जो जनजाति होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो इन 10 राज्यों में से छत्तीसगढ़ 7वां राज्य बन गया है जो पैसा एक्ट 1996 को अपने क्षेत्र में लागू किया है, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया। ठीक है, इस अधिनियम को 1996 में लागू किया गया था। आपसे पूछ सकता है कि पैसा अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया, तो आपको बताना है पैसा अधिनियम जो है 1996 में लाया गया था। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी, तो देखो भारत में क्या हुआ था, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया था, पंचायती राज संस्थान, ठीक है, और भारत में नगर निगम नगर पालिकाओं से रिलेटेड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। कौन से अधिनियम से, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और 74 संवैधानिक जो संशोधन था वो किससे संबंधित है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, नगर पालिकाएं नगर निगम वाले से। इसमें जो गांव जो क्षेत्र होते हैं इनको उनका अधिकार देने के लिए कि भाई वो अपना अलग पंचायत बनाओ और पंचायतों से क्या करे, संवैधानिक ताकत मिले और अपना काम वो खुद करे। ये विकेंद्रीकरण का तरीका है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसी के तहत क्या हुआ, भारत सरकार को ये भी लगा कि भाई भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको ज़्यादा स्वायत्तता चाहिए, ठीक है, ज़्यादा फ्रीडम चाहिए अपने निर्णय अपने डिसीजन देने में।
तो उन क्षेत्रों के लिए पैसा अधिनियम लाया गया और बोला गया कि जो अनुसूचित राज्य होंगे, ये यानी कि ये 10 राज्य, इसमें एक जनजाति मंत्री होगा, वहाँ पर अनुसूचित जनजाति या जाति लोगों को पंचायत में आने का मौका दिया जाएगा, इसलिए ऐसा किया गया। ठीक है, तो 1996 में पेशा अधिनियम लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ क्या नाम है 7वां राज्य बना है जो क्या किया है, पेशा अधिनियम को भारत में लागू किया हुआ है। अब आपका काम ये पता करना है कि वो कौन कौन से राज्य हैं, बाकी 6 राज्य जिन्होंने लागू कर दिया है। सबसे पहला कौन था ये आपको ज़रूर याद ये ढूंढ के लाना है। ठीक है, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, पर आपको ढूंढ के लाना है कि सबसे पहला राज्य कौन सा था या कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने पेशा अधिनियम लागू कर चुका है। ठीक है, तो देखो पेशा अधिनियम में क्या है, आपको ये देखो पहले पूछेगा आपको यही पेशा अधिनियम कब लागू हुआ, आपको पता है 1996 में। आपको 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन दोनों को पूछ सकता है कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको पूछ सकता है पेशा अधिनियम लागू करने वाला छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का राज्य बना। ठीक, अनुसूचित क्षेत्र कितने हैं पूछेगा, तो आपको बताना है 10 अनुसूचित क्षेत्र हैं भारतीय संविधान में जो बताए गए। ठीक है, 10 है, जिसमें से एक छत्तीसगढ़ भी है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि पेशा अधिनियम लागू होने से क्या फ़ायदे हैं, छत्तीसगढ़ को क्या क्या फ़ायदे होंगे या इसमें कौन कौन से फ़ायदे बताए गए हैं। तो देखो फ़ायदे की पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको बताई गई है, इसको हमको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है बस। ठीक, तो देखो पेशा अधिनियम में आपको ये जानना है। ठीक, इसमें आपको सबसे पहली बार ग्राम सभा को ज़्यादा अधिकार मिलेगा। एक मिनट ना, ठीक है, पेशा अधिनियम लागू होने से क्या होगा, ग्राम सभा को अधिक स्वायत्तता मिलेगी, यानी कि उनको डिसीजन लेने में अलग फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि ग्राम सभा की जो समिति होते हैं, ठीक है, जब हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राम सभा में बहुत सारी समिति होती है, उसमें अनुसूचित जनजाति को यानी कि एसटी को मिनिमम 50% रिप्रेजेंटेशन देने का प्रावधान है। यानी कि जो ग्राम सभा होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50% लगभग एसटीज होने चाहिए उनकी जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, 50% मिनिमम होना पड़ेगा, ये न्यूनतम है, याद रखना। और इसमें भी 50% महिलाएं होंगी। मिनिमम जो 50% आएंगी एसटीज, उसमें 50% महिलाएं होंगी, यानी कि यहाँ पर महिलाओं को और अधिकार दिया गया है और एसटी में एसटी को अलग से अधिकार दिया गया है। ठीक है, यानी कि टोटल 50% महिलाएं होनी ही चाहिए और एसटी को कितना 50%। ठीक है, और जो बाकी बच गए एससी, ओबीसी या जनरल, इनको इनकी आबादी के अनुसार यानी कि इनकी पॉपुलेशन के आधार पर क्या मिलेगा, स्वायत्तता मिलेगी, यानी कि यहाँ पर प्रतिनिधि मिलेगा। ठीक, अब देखो दूसरा चीज़ होता है, जो जमीन जायदाद का जब विवाद आता है तो इसको भी सॉल्व करने के लिए पेशा एक्ट ने अधिनियम बनाया हुआ है, यानी कि ये भूमि पर अधिकार बताएगा, भूमि पर अधिकार को बताएगा। ठीक है, भूमि पर अधिकार। तो भूमि अधिग्रहण की जब प्रक्रिया शुरू होगी तो सबसे पहले ग्राम सभा से एडवाइस लिया जाएगा। यानी कि क्या होता है ना, जब रोड रेलवेज बनते हैं तो क्या होता है, कई बार जगह भूमि अधिग्रहण किया जाता है। ठीक है, या तो कोई ज़मीन बेच रहा है या एसटी या कहीं ज़मीन पर ले रहा है तो उससे ग्राम सभा से एडवाइस लेना पड़ेगा कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ और मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, सरकार या लोग मुझसे क्या कर रहे हैं, मेरे ज़मीन ले रहे हैं और मैं अपने मर्जी से बेच रहा हूँ, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, भूमि पर अधिकार होगा और ग्राम सभा से क्या किया जाएगा, परामर्श किया जाएगा।
ठीक है। और अगर सामने वाला आदमी अपना कुछ भाई ज़मीन अमीन बेचा है और उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो ग्राम सभा के पास इतना अधिकार होगा कि वो उस आदिवासी जनजाति को उसकी भूमि वापस दिलाने का अधिकार रखेगी। यानी कि ग्राम सभा की पावर बढ़ जाएगी और वो जो ज़मीन सामने वाला खरीदा है उसको वापस भी दिलवा सकती है। ठीक। अब देखो गौण खनिजों पर अधिकार। गौण खनिजों पर अब आप बताओ ये गौण खनिज क्या क्या होते हैं। तो देखो खनिज आप जानते हो, कोयला होता है, लौह अयस्क, ये तो आप नॉर्मल खनिज जानते हो। ठीक है। तो देखो भारत में छत्तीसगढ़ में क्या है, हम लोग जितना भी मिनरल उत्पादन करते हैं ना, उसका 94% ना मुख्य खनिज होता है। ठीक। और लगभग जो 6% होता है ना, ये क्या होता है, गौण खनिज होता है। गौण खनिज मतलब एक्स्ट्रा खनिज जो हमको मिल गया है। जैसे आप देखोगे गिट्टी जो होता है ना, गिट्टी जब घर बनाते हैं हम लोग को तो गिट्टी लाते हैं, वो गौण खनिज है। रेत जो है वो गौण खनिज है। खनिज तो है ना, हमारे काम तो आता है, उसी रूप में काम आता है। ठीक है। तो वो सब क्या होते हैं, गौण खनिज के लिस्ट में आते हैं। तो उन पर भी क्या होगा, ग्राम सभा का अधिकार होगा। ठीक है। ग्राम सभा से परामर्श लिया जाएगा। अगर वहाँ पर कोई खनन हो रहा है, नीलामी हो रही है, तो उनसे परामर्श या उनसे परमिशन लिया जाएगा कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है। चौथा, जल प्रबंधन। आपसे ना ये पहला वाला जो पॉइंट है ना, ये जरूर पूछेगा। अगर वो कहानी के रूप में देगा ना इससे क्वेश्चंस, तो ये पहला वाला पॉइंट आपसे जरूर पूछेगा। ठीक है। अब इससे क्या होगा, देखो ग्राम सभा के अंदर में क्या है कि ग्राम सभा यानी कि जो गांव की जो सीमा, देखो एक गांव में एक ग्राम सभा होती है, एक गांव में एक ग्राम सभा होती है, और 2-4 गांव 5-6 या 3-4 गांव मिला के क्या बनाते हैं, एक ग्राम पंचायत बनाते हैं। ठीक है। जबकि एक गांव में एक ग्राम सभा होती है। तो उस गांव के आसपास में 10 हेक्टेयर तक का जो तालाब होगा, 10 हेक्टेयर का जो तालाब होगा, ठीक है, 10 हेक्टेयर तक का जो तालाब या झील या कोई भी जल वाली जो भी संरचना होगी, उसका संरक्षण वो कर पाएगा और उपयोग कर पाएगा। 10 हेक्टेयर तक का ये अधिकार दिया गया हमको। ठीक है। वहाँ पर वो मत्स्य पालन कर सकेगा, मछली पालन कर सकेगा, या कोई और अधिकार भी दे सकता है। ठीक है। और वन संरक्षण, वन संरक्षण पर अधिकार मिलेगा इसको, या लघु वनोपज पर भी मिलेगा इनको। लघु वनोपज यानी कि उस ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाले जितने भी भाई आपके प्राकृतिक वनस्पति पेड़ पौधे हैं जिनसे लघु वनोपज निकलता है, जैसे तंबाकू निकलता है भाई, ठीक है, या खाने पीने के कुछ फल वल निकलते हैं, इमली निकलता है, वो सभी ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। तो पेशा अधिनियम लागू होने से ग्राम सभा को इतने अधिकार एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था में जो अधिकार है वो तो मिलेंगे, यहाँ पर आपको और एक्स्ट्रा अधिकार मिल जाएंगे। ठीक। तो यहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों से ये बताया गया है। ठीक। ये आपको 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं। मैं आपको बताया हूँ यहाँ पर कि भाई 10 अनुसूचित क्षेत्र हैं भारतीय संविधान में जो बताया गया है। यहाँ पर पैसा एक्ट लागू होना है, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है। ये 1996 में क्या हुआ था, पारित हुआ था। छत्तीसगढ़ पेशा अधिनियम लागू करने वाला 7वां राज्य बना है। ठीक है। और पेशा अधिनियम 73वें और 74वें संविधान संशोधन का ही क्या है, आगे एक्सटेंशन है। ठीक है। लिखाया है ना, पंचायत एक्सटेंशन इन द शेड्यूल्ड एरिया। ठीक। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में जो भी अभी देखो इस बार के पूरे जनमन पत्रिका में बताया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में निर्यात में यानी कि एक्सपोर्ट करने में हमको बहुत फ़ायदा हुआ है। ठीक है। और ये ज़्यादातर किसानों को क्या किया है, बूस्ट दिया है, यानी कि इनको बहुत फ़ायदा दिया। इसीलिए बोले ना कि न्याय मिला है इनको, जस्टिस मिला है। ठीक है। इसलिए तो थीम है न्याय की ताकत से उत्पादन में उछाल बताया है।
ठीक है, तो हम लोग ये उत्पादन में उछाल क्या है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी कि धान से रिलेटेड या कोई भी जो खाद्यान्न फसल है उसमें हमको हर जगह पर रिकॉर्ड उत्पादन और रिकॉर्ड निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट दिखा है, यानी कि हम उगाए भी ज़्यादा हैं, बेचे भी ज़्यादा हैं और हमारी आमदनी भी बढ़ गई है। ठीक है, तो देखो जब क्या है कि जब से कांग्रेस सरकार आई है, भूपेश बघेल की सरकार आई है, तो वो ज़्यादातर क्या हो रहा है, खेती किसानी किसानों पर ही ज़्यादा ध्यान दे रही है। ठीक है, अनाज उत्पादन की जो क्षेत्र है वहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य क्या बना है, अब आत्मनिर्भर बन रहा है। ठीक है, जितने भी अनाज उत्पादन होते हैं अब हम उनमें क्या हम क्या बन रहे हैं, उसमें आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ठीक है, चावल के निर्यात में इस बार आप देखोगे तो 4.68% हमको क्या मिला है, बूस्ट देखने को मिला है, यानी कि 4.68 गुना हमको ज़्यादा मिला है। ठीक है, 4.68 गुना हमको क्या मिला है, ज़्यादा मिला है, बूस्ट देखने को मिला है हमको 4.68। ठीक है, कहाँ पर, धान के निर्यात में, यानी कि चावल, वही धान से चावल निकलता है, चावल के निर्यात में। जबकि आयरन एंड स्टील देखो यहाँ पर लिखाया भी हुआ है। ठीक है, चावल के निर्यात में हमको कितना मिला है, 4.68 गुना हमको ज़्यादा मिला है, बढ़ोतरी हुई है हमारी। ठीक है, जिसमें हमारे कितना हम लोगों को मुनाफा हुआ है, लगभग 8559.12 करोड़ रुपीस। ठीक, वहीं पर आयरन एंड स्टील उत्पाद का, यानी कि आयरन और स्टील से जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें हमको 7.5 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी मिली है। ये एक एक पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, चावल के निर्यात में हमको कितना बढ़ोतरी देखने को मिली है, 4.68 गुना ज़्यादा मिली है। आयरन एंड स्टील उत्पादों में कितना मिला है, 7.5 गुना ज़्यादा मिला है। जबकि एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के सह उत्पाद जो होते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से बने और भी जो उत्पाद बनते हैं उससे हमको कितना वृद्धि हुई है, हमको 2.0 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो आपको ये पॉइंट ज़्यादा क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चावल में कितना हुआ, 4.68। ठीक, आयरन एंड स्टील में 7.5 गुना, और एल्यूमिनियम प्लस एल्यूमिनियम के को प्रोडक्ट, इसकी अगर मैं बात करूं तो 2.0, लगभग 2 के आसपास में समथिंग। ठीक है, क्या हुआ है, हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिली है। आ रहा है समझ सभी को? समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, ठीक। ये एक एक पॉइंट बस नोट करना, ऐसे ऐसे एक बॉक्स बना के बस बना लेना, काफ़ी है, पूरी कहानी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज़ और देखनी है कि देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमको टोटल एक्सपोर्ट में 2021-22 में, वित्तीय वर्ष 2021-22 में हम लोगों को टोटल 25,241 करोड़ रुपए का हमने टोटल क्या कर दिया है, एक्सपोर्ट कर दिया है। जो पिछले साल कितना था, 17,200 करोड़ रुपए था पिछले साल, यानी कि कब की बात कर रहा है ये, 2020-21 से। 2020-21 से हमको कितना ज़्यादा मिला है, देख लेते हैं, 0418, हमको 8,041 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिला है। ये हमारा फ़ायदा है। ठीक है, 2019-20 का आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। अब देखो हम लोग ज़्यादातर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ना, तो हमको 3 साल का बस बता रहा है, 3 साल का हमको ज़्यादा मतलब कंपेयर कर रहे हैं। 3 साल का क्यों कर रहे हैं, तो देखो जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई है तो कांग्रेस गवर्नमेंट ये बता रही है कि जब से हम आए हैं
तब से हमने किसानों के लिए कितना काम किया है कि पहले कितना ज़्यादा मुनाफा हो रहा था, अब हम जब आए हैं तब से वो डबल से ट्रिपल 4 5 6 7 गुना ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि हमारे समय में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो दिन ब दिन क्या हो रहा है, जो बढ़ोतरी हो रही है, जैसे भाई क्या नाम है इसका, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो गया या गोधन न्याय योजना, ये कुछ कांग्रेस गवर्नमेंट की जो फेमस फ्लैगशिप योजनाएं हैं, इससे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए इसको 3 साल में कंपेयर किया जा रहा है। ठीक, तो टोटल हमको कितने करोड़ रुपए का हम लोग एक्सपोर्ट किए हैं इस साल, 25,241 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किए हैं, जो पिछले साल से 8,041 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है। 8,041 करोड़ रुपए कितना है, एक्स्ट्रा है। ठीक, अब देखो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है, इसकी जो शुरुआत है, ठीक, राजीव गांधी की पुण्यतिथि जो है 21 मई है। ठीक है, 21 मई 2020, 21 मई 2020। ठीक है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है राजीव गांधी किसान न्याय योजना की। ठीक है, और इस योजना के तहत खरीफ के लगभग सभी फसल, खरीफ के लगभग सभी फसल, अच्छे से लिखना, खरीफ के लगभग सभी फसल तथा कुछ उद्यानिकी फसलों पर 9,000 रुपये प्रति एकड़, 9,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दिया जाता है। कुछ भी चीज़ अगर पूछना होगा तो तुरंत क्वेश्चन करना। ठीक है, 9,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दिया जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, जब ये योजना की शुरुआत हुई थी ना 2020 में, तो ये 9,000 नहीं 10,000 हुआ करता था। 10,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दिया जाता था। बाद में गवर्नमेंट ने पिछले साल क्या किया, इसको 9,000 किया, और जो 1,000 करोड़ बचा वो कुछ और फसल अगर किसान करते हैं, जैसे गन्ने की खेती कोई करता है, वृक्षारोपण वाला जो करता है, वृक्षारोपण जो 5 जून 2021 को भी ये योजना लाई गई थी कि अगर वृक्षारोपण कुछ कर रहा है, यानी कि कुछ अदर वैकल्पिक अगर फसल की उत्पादन कर रहा है, तो उसको हम लोग 10,000 देंगे, और बाकी लोगों को कितना देंगे, 9,000। तो गवर्नमेंट ने उसमें एक ऑप्शंस ला दिया, सभी को 10,000 नहीं मिलेंगे, नॉर्मलों को 9,000 मिलेगा, और 1,000 मतलब 10,000 किसको मिलेगा, जिन लोग 9,000 तो उनको मिलेगा ही, अब जो 10,000 करोड़ बचा वो 1,000 करोड़ बचा वो किन लोगों को मिलेगा, जिन लोग वृक्षारोपण करेंगे या गन्ने या कोई और वैकल्पिक फसल उगाएंगे, उन लोगों को बस मिलेगा। ठीक है, तो अभी अगर आपको पूछता है तो याद रखना 9,000 रुपये प्रति एकड़ मिलता है इनपुट सब्सिडी। शुरुआत कब हुई थी, 2020 में 21 मई को, राजीव गांधी की पुण्यतिथि को। ठीक, पैसा कब कब दिया जाता है इसमें, अच्छा टोटल ये जो योजना है ना, ये 5750 करोड़ रुपीस की योजना है ये। ठीक, इसमें जो आपको पैसा का जो वितरण होता है, देखो 4 डेट में होता है। एक 21 मई को हर साल होता है, एक 20 अगस्त को होगा। 20 अगस्त क्या है, राजीव गांधी का बर्थडे है। 21 मई उनकी पुण्यतिथि है, डेथ एनिवर्सरी है। ठीक, 1 नवंबर तो सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ के राज्य स्थापना दिवस। और लगभग 31 दिसंबर को क्या होता है, 31 दिसंबर या 1 जनवरी को उनको चौथा पैसा मिल जाता है, जो बचा हुआ पैसा रहता है। 1500 करोड़ के डिफरेंस में देते रहते हैं। ठीक है, तो ये 4 डेट आप लोग याद रखना, जब जब राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा का वितरण किया जाता है। ठीक, तो इसमें ये बता रहा है कि ये जो 3 साल हो गए हैं, इनमें कितना कितना किया गया। तो देखो आपको सबको आपको याद नहीं रखना है,
ठीक है, आपको इतना कुछ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अब तक, ये जो अब तक में बताया गया है ना, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये अब तक को याद रखना है। तो अब तक के अनुसार राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 14,670 करोड़ रुपए का वितरण हो चुका है, बस हो गया। अब बाकी जो आपको जानकारी याद रखनी है वो यहाँ पर रखनी है। 14,670 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, वितरण किया गया है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत। ठीक, ये था आपका राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक, अब देखो अब देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उन पॉइंट्स को आपको नोट करना है। ठीक है, आगे मैं आपको थोड़ा आगे आ जाके तो मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ नोट करना है कि छत्तीसगढ़ में जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी वो कब आई थी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी, 2019 में आई थी, जो 24 तक चलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नवीन औद्योगिक नीति। ठीक है, अब देखो ये बता रहा है कि जब से 2019 से नवीन औद्योगिक नीति हमने लागू की है, तब से लेकर आज तक, यानी कि इन 3 साल में 3.25 गुना बढ़ोतरी हुई है राज्य के निर्यात में। यानी कि इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में 2.75 में मान लेता हूँ लगभग आसपास, जब 3.25 गुना बढ़ोतरी बोल रहा है तो 3.25 गुना बढ़ोतरी हमको क्या हुआ है, बूस्ट देखने को मिला है इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में। कब से, जब से नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, 2019 में आई है। कब तक चलेगी, 2024 तक चलेगी। ठीक है, और जो टोटल आपका जो निर्यात में अभी आपको बताया कि जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है, हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है वो कितना हुआ है, 25,241 करोड़ रुपए का लगभग हुआ है। ठीक है, और अभी आपको मैं बताया कि भाई धान के क्षेत्र में हमको कितना बढ़ोतरी देखने को मिली है, 4.68 मिली है। ठीक है ना, अभी आपको बताया था, उसको आपको नोट करके रखना है। ये देखो यहाँ पर बताया था, कहाँ गया, यहाँ पर। ठीक है, 4.68 चावल के क्षेत्र में, चावल में हमको मिला है। आयरन एंड स्टील में 7.5 मिला है। एल्यूमिनियम को प्रोडक्ट में हमको कितना मिला है, 2.0 मिला है, लगभग 2। ठीक, तो ये हमको निर्यात में क्या मिला है, फ़ायदा मिला है। ठीक, अब देखो ये हमारा हो गया है। ठीक, अब आते हैं हम लोग जो खेती किसानी में, यानी कि खेतों में जो हमको जितना फ़ायदा हुआ है, यानी कि खेतों के फसल बेचते बेचते, कुछ फसल तो आप जानते ही हो खुद, खरीफ मौसम के कुछ फसल होंगे, कुछ रबी मौसम के होंगे। जैसे खरीफ मौसम में क्या आएगा, आपका धान ही आएगा। पर याद रखना, धान सिर्फ खरीफ में नहीं बोया जाता, रबी में भी बोया जाता है, पर ज़्यादातर वो खरीफ मौसम के समय में बोया जाता है। ठीक है, तो हमको किसमें कितना हमको फ़ायदा हुआ है ये हमको देखना है। ठीक है, तो देखो जब खेती की बात आती है तो हमारे सामने सबसे पहली योजना कौन सी नाम याद आता है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना आता है, जिसके बारे में मैं पूरा डिटेल अभी आपको दे चुका हूँ। ठीक, और दूसरा आता है गोधन न्याय योजना, उसका जिक्र थोड़ा आगे करेंगे। ठीक है, तो देखो धान खरीदी की बात आ रही है, तो इस बार भी धान खरीदी भाई चालू होने वाली है 1 दिसंबर से। आपको पता है, सभी को पता है 1 दिसंबर से धान खरीदी चालू होने वाली है। ठीक है, तो ये तो अभी की बात हो गई। 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है इस साल का, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, आगे वो कितना एक्सटेंशन करती है गवर्नमेंट, उससे मतलब नहीं है हमको, उसको हमको बाद में देखना पड़ेगा कि कब से कब तक चला, पर अभी 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ठीक, पर हम अगर पिछले साल की बात करें, यानी कि 2021-22 की बात तक, 2021-22 की बात करें, तो भाई देखो सबसे पहले इसमें विक्रय केंद्रों को बढ़ाया गया है, विक्रय केंद्र।
ठीक है। तो सबसे पहले विक्रय केंद्र जो थे वो 2311 थे, जो अब बढ़कर कितने हो गए हैं, 2484 हो गए। ठीक है, यानी कि धान खरीदी केंद्र जो है, जहाँ से धान खरीदा जाता है, धान खरीदी जो केंद्र है वो कितना है, अब पहले कितना था 2341, 2311 थे, जो अब बढ़ के कितना हो गए हैं 2484 हो गए, 2484 हो गए। ठीक, अब देखो जब पिछले साल क्या था कि जब हमारे धान खरीदी चल रही थी ना, तो हमारे सामने छत्तीसगढ़ सरकार के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, वो थी बारदाने की, जिसमें धान वान भरा जाता है, बारदाने की कमी हो गई थी। ठीक है, तो उसको देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी किसानों के हित में किसानों के हित में भाई क्या किया, निर्णय लिया, और बारदाने का जो मूल्य है, बारदाने का मूल्य, इसमें भी बढ़ोतरी कर दी। तो इसको 18 रुपये से लेकर 25 रुपये तक कर दिया गया है। एक बोरा जो होगा बारदाना होगा 18 से 25 रुपये तक के में मिलेगा। ठीक है, पहले 18 रुपये का मिलता था, अब कितने में मिलेगा, 25 रुपये में मिलेगा। ठीक है, अब देखो 2021-22 में, 2021-22 के खरीफ सीजन में, खरीफ सीजन में 2021-22 के खरीफ सीजन में 21.77 लाख, 21.77 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया था। ठीक है, 2021-22 में लगभग समझ लेना कि 21,77,000 किसानों ने क्या किया था, धान का विक्रय किया था, बेचा था धान। इसी साल की 2021-22 की मैं बात कर रहा हूँ, 2021-22 की बात कर रहा हूँ। ईयर अच्छे से नोट करके लिखना है, भूलना नहीं है कि ईयर कहाँ पर से कितने की बात हो रही है। ठीक, अब देखो 2021-22 में जो धान खरीदी हुई है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। धान खरीदी कितनी हुई, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो याद रखना 97.98 लाख मीट्रिक टन इतना धान खरीदा गया है। कितना, 97.98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का रिकॉर्ड बना है। ठीक है, जबकि कितने किसानों ने पंजीयन कराया था, कितने किसानों ने क्या किया था, धान खरीदी के लिए पंजीयन कराया था। तो पंजीयन के लिए लगभग 24.5 लाख किसानों ने कराया था, और इन 24.5 लाख किसानों के पंजीयन के बाद धान खरीदी कितनी की गई, छत्तीसगढ़ सरकार कितना लाख का धान, कितना मतलब अमाउंट में धान खरीदा गया, 97.98 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया इस बार का। ठीक है, और जो कुल बोया गया रकबा था, जितने में भाई बोया गया था, जो रकबा था, जो कुल बोया गया रकबा था कितना था, 30.26 लाख। ठीक है, हेक्टेयर में, ये हेक्टेयर में होते हैं रकबा जो होते हैं, क्षेत्र जो होते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर बताया गया है कुल जो पंजीकृत रकबा थे कितने थे, 30.26 लाख। ठीक है, इसमें कितना धान का रकबा बेचा गया, 26.68 बेचा गया। ठीक है, और कितनी वृद्धि हुई पूछेगा आपको, तो 2.36% की वृद्धि हुई रकबे में। कितने रकबा ज़्यादा हुआ,
तो 2.36% हमको वृद्धि देखने को मिली लाख हेक्टेयर में। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स आपके यहाँ पर आपने बनाए हैं इसको बस अच्छे से नोट करके लिख के रखना कि कितने धान खरीदी केंद्र हैं, यानी कि विक्रय केंद्र हैं, धान कहाँ कितने केंद्र से खरीदा जाएगा, कितने बढ़ोतरी हुई है। तो 2311 थे, अब 2484 हो गए थे, माइनस कर लेना इन दोनों को, तो ये भी पता लग जाएगा कि इस साल कितने आए। ठीक है, लगभग वही 160 के आसपास होंगे। ठीक है, लगभग 160 173 के आसपास हैं लगभग। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, बारदाने का मूल्य जो है 18 से 25 रुपये हो गया है। ठीक, खरीफ सीजन जो है 2020-21 में, उसमें कितनी धान खरीदी की गई है, 97.98 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया है। ठीक, अब देखो जो धान है, ठीक, तो जो धान है, ठीक, जो छत्तीसगढ़ में जो खरीफ सीजन में जो धान है वो लगभग 79% में बोया जाता है। ठीक है, खरीफ सीजन पूरा होता है ना, खरीफ सीजन जो तीन महीने का लगभग का जो समय होता है, उसमें 79 जितना बोया जाता है उसमें 79% क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में क्या होता है, धान की बुआई की जाती है। ठीक, कितने प्रतिशत क्षेत्र में बोया जाता है, 79% में बोया जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ये था आपका किसके बारे में, धान के बारे में। ये थी कि पूरी कितनी धान की जानकारी। अब हम लोग धान के बाद देखेंगे किसमें, दलहन के बारे में। ठीक, दलहन के बारे में देखेंगे, दलहन के बारे में देखेंगे। तो देखो छत्तीसगढ़ में जो खरीफ सीजन में छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन में, ठीक है, 7% क्षेत्रों में दलहन की बुआई की जाती है। ठीक है, जो खरीफ मौसम होता है उसमें जो जितने भी फसल बोए जाते हैं उसमें 7% क्या आते हैं, दलहन रहते हैं। 79% तो धान बता दिए मैं आपको, 7% दलहन की खेती की जाती है 7% क्षेत्र में। ठीक है, जबकि रबी सीजन में 47% में क्या की जाती है, दलहनी फसलों की बुआई की जाती है। ठीक है, 47% में, 47% में, क्योंकि ज़्यादातर जो दलहन जो फसल होती है वो रबी सीजन की ही होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि खरीफ में नहीं, वो खरीफ में भी बोया जाता है। ठीक है, 2021-22 में अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो 2021-22 में लगभग 8.16 लाख मीट्रिक टन 8.16 लाख मीट्रिक टन दलहन का उत्पादन का अनुमान है। हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि 2021-22 पूरा खत्म होते तक कितना हो जाएगा, हमको 8.16 लाख मीट्रिक टन हमको क्या मिलेगा, उत्पादन मिलेगा। ठीक है, और 2017 को हम जब अभी बेस माने हैं तो 2017-18 को, तो तब से लेकर अभी तक में, यानी कि 2021-22 यानी कि समझ लेना इन 4 साल में 7% का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पर जो सरकार है ना वो 2017 से वो नोटिस कर रही है, यानी कि वहाँ पर मेज़र कर रही है। तो 2017 से 2017-18 के सीज़न से 2021-22 के सीज़न में, यानी कि 3-4 सालों में 7% का इंक्रीमेंट देखने को मिला, यानी कि हमको वृद्धि देखने को मिली है किसमें, दलहन उत्पादन में। ठीक, दलहन से रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ। देखो राज्य में क्या है, धान के बाद क्या है, धान के बाद दलहन फसलों को भी
एमएसपी पे खरीदने का ऐलान हुआ। मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का प्लानिंग जमा। और 26 जनवरी 2022 को, ठीक है, डेट नोट करके रहना अच्छे से, यानी कि गणतंत्र दिवस में, इसी साल का जो गणतंत्र दिवस है, इस दिन भूपेश बघेल ने क्या किया, दलहन फसलों की खरीदी भी समर्थन मूल्य में करने की घोषणा कर दी। यानी कि अब दलहन फसल भी किसमें खरीदे जाएंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदे जाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर किसान क्या करते थे, धान में एमएसपी में मिलता है तो सब धान के पीछे चले जाते हैं। इसके कारण क्या हो रहा था कि जो बाकी फसल है ना, वो क्या हो रहा है, पिछड़ जा रहे थे। धान ही धान उगा रहे, कितना चावल खाओगे, दाल तो मिला ही नहीं, सूखा चावल थोड़े ही खाएंगे। तो बाकी फसलों की क्या हो रही थी, वहाँ पर हमको बुआई कम मिल रही थी। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि भाई अब 26 जनवरी 2022 से दलहन फसलों को भी एमएसपी के तहत खरीदा जाएगा। ये घोषणा आपको याद रखना है, एमएसपी में आ गया। ठीक, कब से, 26 जनवरी 2022 से, इसको नोट कर लेना। ठीक, अब देखो बीज उत्पादन में देखते हैं। बीज उत्पादन, ठीक है, तो देखो बीज उत्पादन क्या, देखो क्या है, जो बीज जब से उगता है या उग के क्या जाता है, उसको बहुत सारे टेस्टिंग की जाते हैं। तो उनमें जो सर्टिफाइड सीड्स होते हैं उन्हीं को तो बेचा जाता है। ठीक है, तो राज्य बनने के बाद से लेकर, यानी कि राज्य बनने के बाद सन 2000 से लेकर 2019 तक, जब सरकार बदली और 2019 के बाद से अब तक लगातार सर्टिफाइड सीड्स की बिक्री में क्या हो रहा है, यानी कि उत्पादन में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो कितने प्रतिशत का इजाफा हो रहा है, तो 27% का इजाफा हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, तो 2021-22 में 50,000 क्विंटल जो प्रमाणित बीज है, यानी कि सर्टिफाइड सीड्स हैं, उसका उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, जबकि जो हमारा लक्ष्य है 2022-23 का, उसके तहत 17.50 लाख सर्टिफाइड सीड्स का हमारा टारगेट है। याद रखना, ये हम टारगेट मान के चले हैं कि हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है अगले 2 सालों में, 1.5 सालों में, समझ लेना। ठीक है, तो बीज उत्पादन में हमने कितना परसेंट का इंक्रीमेंट किया है, 27% का इंक्रीमेंट कर लिया है। और 2021-22 में हमको लगभग ऐसा अनुमान है कि 50,000 क्विंटल क्या कर लेंगे हम लोग, प्रमाणित बीज यानी कि सर्टिफाइड सीड्स बना लेंगे, उत्पादन कर लेंगे, प्रोडक्शन कर लेंगे। जबकि हमारा टारगेट 2022-23 का कितना है, 17.50 लाख है। ठीक, अब देखो क्या आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर खरीफ फसलों का जो क्षेत्र है, उनके उत्पादन और उत्पादकता में क्या देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं सिर्फ अनाज की बात करूँ, देखो अनाज में दलहन भी आता है और आपका क्या आता है, आपका धान भी आता है, चावल भी आता है। ठीक है, तो अनाज की मैं बात करूँ तो अनाज के उत्पादन में हमको कितना परसेंट मिला है, 31.82% हमको वृद्धि मिली है। 31.82% हमको क्या मिला है, वृद्धि मिली है। वैसे ही आपका दलहन में कितना मिला है, 24.31%। 36.39% किसमें मिला है, तिलहन में मिला है। देखो आपको सिर्फ ये जो डेटा थोड़े थोड़े बता रहा हूँ, मात्र इतना याद करना है। कभी कभी क्या होता है, ये सब एक साथ याद नहीं होते, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आप एक कॉपी में नोट करके रखो, बीच बीच में उसको याद करते जाओ, आपको याद हो जाएगा। एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं ना, तो लगभग अगर सेम टू सेम वैल्यू नहीं आती तो आसपास लगभग वैल्यू आई जाती है ये परसेंटेज के।
हो सकता है कि 31.82 लाख को वो 32 लाख लिख दे या 32% बस लिख दे, लगभग आंसर तो वही है क्योंकि 82 तक पहुंच गए, वही माना जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं तिलहन उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो देखो तिलहन उत्पादन की मैं बात करूँ तो तिलहन उत्पादन में 8% की हमको क्या देखने को मिली है, बढ़ोतरी देखने को मिली है। 8% का हमको इजाफा देखने को मिला है। ठीक है, खरीफ सीजन में ये 3% क्षेत्र में बोई जाती है, जबकि रबी सीजन में ये टोटल 16% क्षेत्र में बोई जाती है। ठीक है, दो हज़ार 2021-22 में हमारा अनुमान है 3.10 लाख मीट्रिक टन तिलहन का उत्पादन होगा, जो 2017-18 के सीज़न के हिसाब से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, 8% ज़्यादा है। यानी कि हमारा जो यहाँ पर इंक्रीमेंट है 2017-18 के हिसाब से वो 8% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ठीक, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत क्या किया गया है, सभी को तो 9,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, 9,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेगा, पर जो वैकल्पिक फसल उगाएगा, वैकल्पिक फसल देखो यहाँ पर लिखा हुआ कौन सा है, दलहन, तिलहन और मक्का का फसल करे को बढ़ावा देगा, उनके लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। वही प्रयास है, उनको 10,000 रुपये मिलेगा प्रति एकड़। ठीक है, तो तिलहन उत्पादन में हमको कितना परसेंट मिले, इजाफा मिला है 8% में। खरीफ सीजन में वो 3% के क्षेत्र में बोया जाता है। देखो ये वाला जहाँ पर मैं ये वाला इस टाइप का वो बताया हूँ, आपको डेटा बताया, उसको आप नहीं याद करोगे तो चलेगा, पर किस क्षेत्र में कितनी % बढ़ोतरी हुई है ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये अनाज के मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको रबी फसल वाले उसमें बता देता हूँ कि रबी फसल के समय में 9.36% उत्पादन किसका हुआ है, अनाज का हुआ है, वो वृद्धि। दलहन में 2.17 और 29.32% जो है वो तिलहन ज़्यादातर रबी क्रॉप्स में ही होता है, रबी फसलों में ही होता है, रबी सीजन में ही होता है। ठीक है, आपको सिर्फ ये वाले याद करना है, काफ़ी है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाएंगे लघु वनोपज खरीदी में, कि छत्तीसगढ़ में जो लघु वनोपज की जो खरीदी होती है उसमें हमको कितना कितना फ़ायदा हुआ। ठीक।